जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले मैं विजडम एजुकेशन की तरफ से स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। कल का दिन मेरे लिए काफ़ी इमोशनल दिन था। बचपन से मैं उनके गाने सुनता रहा हूँ और पता नहीं कितनी जनरेशन उनके गाने सुन रही है, आने वाले कितनी जनरेशन उनके गाने सुनेगी। लता जी के बारे में कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों ने लता जी के दौर को देखा है। हम लोग उस दौर में पैदा हुए जिस दौर में लता जी विद्यमान रही थी। जिस तरह से आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था, गांधी जी की मृत्यु पे आइंस्टीन का स्टेटमेंट था जो आज भी काफ़ी प्रचलित स्टेटमेंट है। आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि आने वाले जनरेशन को यह यकीन नहीं होगा कि हार मांस का व्यक्ति इस धरती पर विद्यमान रहा था। और यही चीज़ आज मैं लता जी के बारे में कह सकता हूँ कि आने वाली खुश जनरेशन इतनी खुशकिस्मत नहीं होगी कि वो लता जी को देख पाएगी। सुन तो पाएगी लेकिन देख नहीं पाएगी। भगवान लता जी की आत्मा को शांति दे। चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपके लिए पुटअप कर रहा हूँ। सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। और बजट पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था। बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, और ये काफ़ी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, वीडियो के आखिर में डिस्कस कर दूंगा। ऑप्शन ए है 6 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 6.5 लाख करोड़, ऑप्शन सी है 7 लाख करोड़, या ऑप्शन डी है 7.5 लाख करोड़। फर्स्ट पेज पे जो देखेंगे तो ये न्यूज़ आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इस न्यूज़ का भी बेसिकली बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन आयोग क्या होता है? निर्वाचन आयोग प्रारंभ में एक सदस्यीय संस्था थी। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। 1989 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। तो प्रारंभ में एक सदस्यीय संस्था थी, बाद में इसको 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। तीनों सदस्य का जो है हटाने की प्रक्रिया को लेकर के तीनों सदस्य में अंतर है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उसको सिर्फ उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन जो अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं उसको सिंपल प्रोसेस से हटाया जा सकता है। मसलन मुख्य चुनाव आयुक्त के रिकमेंडेशन पे राष्ट्रपति डायरेक्टली उनको हटा सकता है। तो निर्वाचन आयोग का जो 3 सदस्यीय समिति है उसमें एक सदस्य जो होते हैं यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, उसको हटाने की काफ़ी टफ प्रक्रिया है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की काफ़ी टफ प्रक्रिया है। लेकिन जो अन्य दो चुनाव आयुक्त होते हैं उनको हटाने का सिंपल प्रोसेस है। तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में आप लोगों को डिटेल जानकारी होनी चाहिए। कुछ टॉपिक जो चर्चा में रहता है जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर भी हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। अभी तक निर्वाचन आयोग को लेकर के कौन कौन सी समिति बनी है? तारकुंडे समिति हो गया, दिनेश शर्मा समिति हो गया, इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गया। ये सब समिति के रिकमेंडेशन के बारे में आपको ज्ञात होनी चाहिए। तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन आप लोग जाकर के लक्ष्मीकांत के बुक में पढ़ लीजिएगा। बदलेगा यमुना के किनारे का नज़ारा। दिल्ली सरकार का नया टारगेट है कि यमुना को सफाई करना। और वैसे भी अगर कोई नदी चर्चा में रहे तो उस नदी के बारे में जाकर के पढ़ लीजिए। इस तरह से आपका टॉपिक क्लियर होता रहेगा। यमुना के बारे में आज पेपर में दिया है, तो यमुना के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 6,387 मीटर की ऊंचाई पे हिमालय की मसूरी रेंज में बंदरपूछ चोटी, ये टर्म पूछा जाता है, बंदरपूछ चोटी की यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। तो यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है? तो बंदरपूछ चोटी पे। ये टर्म
ये शब्द बंदर पूछ चोटी यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। यमुना कहाँ से निकलता है? बंदर पूछ चोटी के पास है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहीं से निकलता है। 1376 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी में चंबल है, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा और केन नदी है। केन बेतवा जोड़ो नदी परियोजना थी। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को लेकर के बजट 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया। तो केन बेतवा रिवर दोनों चर्चा में है और दोनों यमुना की सहायक नदी है, और ये बेसिकली इलाहाबाद में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो जब भी कोई टर्म नदी से संबंधित हो या नदी चर्चा में हो तो उसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। पीएम की सुरक्षा में बड़ी गड़बड़ी की जांच को लेकर के दिल्ली से पहुंचा टीम। देखिए, पीएम की सुरक्षा चूक जो हुई थी पंजाब में, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने या गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाया था, सुधीर कुमार सक्सेना समिति, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी एक समिति बनाया गया जो बेसिकली जांच कर रही है कि आखिर पीएम की सुरक्षा चूक कैसे हुई थी। इस समिति का नाम है इंदु मल्होत्रा समिति। इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व जस्टिस हैं और इनकी समिति का नाम है इंदु मल्होत्रा समिति, जो बेसिकली जांच कर रही है कि आखिर पीएम की सुरक्षा चूक कैसे हुई थी, और ये समिति को बनाया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बनाया है। देखिए, ये टॉपिक आप लोग खुद से पढ़िएगा। समान नागरिक संहिता हमेशा चर्चा में रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 हमेशा चर्चा में रहता है, और कई बार मैंने इस पर चर्चा किया है, लेकिन मुझे खुद याद नहीं कि मैंने किस दैनिक जागरण के न्यूज एनालिसिस में इसे डिस्कस किया है। मैं सेपरेट इस पर डिस्कस कर दूंगा। ऐसा टॉपिक जो हमेशा चर्चा में हो उस पर मैं सेपरेट डिस्कस कर दूंगा, अच्छा रहेगा। हनी से पूछताछ में ईडी को मिले अवैध खनन। अगर ईडी इंपॉर्टेंट है, देखिए न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं, ईडी इंपॉर्टेंट है। और ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना हुआ था 1956 में। 1956 में विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 यानी फेरा एक्ट 1947 के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। क्षेत्रीय कार्यालय है मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चंडीगढ़ और दिल्ली में। और सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट, ईडी 2 एक्ट के उल्लंघन पे एक्शन लेता है। एक तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये दोनों एक्ट का उल्लंघन होगा तभी जाकर के ईडी एक्शन लेगा, ऐसे ईडी एक्शन नहीं लेगा। यानी ईडी का अगर आप देखते होंगे कि ईडी किसी के यहाँ छापा मार रहा है तो ये दोनों एक्ट, फेमा और पीएमएलए, दोनों एक्ट का किसी एक का उल्लंघन वो व्यक्ति कर रहा होगा तभी जाकर के ईडी वहाँ पे छापा मार रहा है, अदरवाइज ईडी एक्शन नहीं लेती है। स्पुतनिक लाइट के आपात उपयोग को मंजूरी। देखिए, इस तरह का जो भी दवाई है उसको मंजूरी देता है ये आयोग, बेसिकली भारत में दवा नियंत्रक महानिदेशालय। तो ये बेसिकली इसको लेकर के मंजूरी दिया है स्पुतनिक लाइट के आपात उपयोग को। तो ये संस्था अगेन इंपॉर्टेंट है। मुद्दा आज का इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। एक एडिटोरियल बस इंपॉर्टेंट है, ये एडिटोरियल, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। देखिए, ये जो परिषद है यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी, यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म कमेटी, ये जो परिषद है इसको हिंदी में कहा जाता है वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद। जनवरी 2022 में भारत इसका अध्यक्ष बना। आई थिंक 5 जनवरी 2022 को भारत इस समिति का अध्यक्ष बना है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक महत्वपूर्ण चैम्बर है या महत्वपूर्ण पार्ट है, यूएन का एक महत्वपूर्ण
परिषद है यह। तो ये परिषद का नाम है वैश्विक आतंकवाद रोधी परिषद, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल, ये परिषद का नाम है। इसने एक सम्मेलन का आयोजन किया है और इस जो परिषद की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है, भारत इसका अध्यक्ष है। तो इसने जो एक सम्मेलन का आयोजन किया है उस सम्मेलन का नाम है इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2022, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ सम्मेलन 2022। इस परिषद में, इस जो सम्मेलन में भारत ने 3 बेसिकली इशू को रेज किया। पहला इशू को रेज किया भारत ने कि यूनाइटेड नेशन जहां इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया की बात करता है लेकिन हिंदू फोबिया की बात नहीं करता। अब मैं एक टर्म आपको दिखाता हूं, पेपर इसलिए पढ़ना चाहिए आप लोगों को। देखिए यहां पे एग्जैक्टली पढ़िए। पहला यह कि वे इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया जैसे अब्राहमिक पंथों को निशाना बनाने की घटना के संज्ञान लेते हैं, किंतु हिंदू फोबिया या अन्य धर्मों के खिलाफ प्रलाप पे संयुक्त राष्ट्र ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ क्या, इस्लामोफोबिया और क्रिश्चियनोफोबिया दोनों ही अब्राहमिक पंथ का पार्ट। तो अब्राहमिक पंथ का ही पार्ट है क्रिश्चियन और इस्लाम, और साथ ही साथ यहूदी, ये तीनों ही पार्ट जो है बेसिकली है अब्राहमिक पंथ का पार्ट। और इसलिए आप सभी को ज्ञात होगा कि यूएई और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ था उसको कहा गया था अब्राहम एकॉर्ड, अब्राहम समझौता। क्योंकि अब्राहम जो है ये बेसिकली मुस्लिम में भी, क्रिश्चियन में भी और यहूदी में भी, तीनों ही जगह ये काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है और तीनों ही बेसिकली अब्राहम पंथ का ही पार्ट है। इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी तीनों ही अब्राहम पंथ का पार्ट है। तो मैं लौटता हूं अगेन टॉपिक पे। तो भारत ने कहा है कि जिस तरह से आप इस्लामोफोबिया पे आप एक्शन लेते हैं, इस्लामोफोबिया पे आप चर्चा करते हैं, यूनाइटेड नेशन चर्चा करती है, क्रिश्चियनोफोबिया पे चर्चा करती है, लेकिन हिंदू फोबिया पे चर्चा नहीं करती। फोबिया मतलब होता है डर। इस्लामोफोबिया की बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन बेसिकली इस तरह से दोहरी नीति अपनाती है। बहुत जगह आप देखोगे यूनाइटेड नेशन दोहरी नीति अपनाती है। यूनाइटेड नेशन जो लोकतंत्र का वैश्विक आधार होना चाहिए वो खुद लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसलिए भारत लगातार बात करता है यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आई थिंक 24 सितंबर 2021 को, जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूनाइटेड नेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि या तो यूनाइटेड नेशन अपने आप को प्रासंगिक बना ले आज, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। जिस तरह से लीग ऑफ नेशन नष्ट हुआ था, राष्ट्र संघ नष्ट हुआ था, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन भी नष्ट हो सकता है। अदरवाइज यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। यूनाइटेड नेशन को अपने आप को काफ़ी प्रासंगिक बनाने की जरूरत है। आज कई जगह आप देखोगे यूनाइटेड नेशन फेल है, कई जगह। फिलीपींस को लेकर के देख सकते हैं आप, दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन दोनों गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस दोनों गए। फिलीपींस वो मुद्दा जीत गया, चीन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। यूनाइटेड नेशन खामोश है। क्या आईसीजे के डिसीजन को चीन क्यों नहीं मानेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी तो यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। तो इस तरह से कई सारे मुद्दा, कोरोना को लेकर के यूनाइटेड नेशन खामोश है। तो बेसिकली ये इशू भी यूनाइटेड नेशन इग्नोर करके चल रही है। हिंदू फोबिया की बात नहीं करता है, या अन्य जो धर्मों का को लेकर के जो जिस तरह से आतंक फैलाया जाता है, या अन्य धर्मों को लेकर के कभी यूनाइटेड नेशन बात नहीं करती। बेसिकली या तो इस्लामोफोबिया की बात करेगी या क्रिश्चियनोफोबिया की यूनाइटेड नेशन बात करेगी। दूसरा बात जो भारत ने कही है कि वामपंथ पे बहुत ही सहज है। या तो यूनाइटेड नेशन जो है वामपंथ पे बहुत सहज है, लेकिन दक्षिण पंथ को लेकर के असहज क्यों है? देखिए, वामपंथ विचारधारा और दक्षिण पंथ विचारधारा पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्या सेपरेट बात हम लोग कर लेंगे, बहुत लंबी डिस्कशन है यह। वामपंथी को नॉर्मली लेफ्ट विचारधारा कहा जाता है और दक्षिणपंथी को नॉर्मली राइट विचारधारा कहा जाता है। ये दोनों ही टर्म आया बेसिकली फ्रांस से। 1789 में ये टर्म आया फ्रांस से। 1789 में
जो लोग राजा के समर्थन में चले गए उसको कहा गया राइट यानी दक्षिणपंथी, और जो लोग राजा के विरोध में चले गए उसको कहा गया लेफ्ट यानी वामपंथी। अभी के समय में जैसे अमेरिका की सरकार है, तो अमेरिका की सरकार जो बाइडेन की सरकार है उसको वामपंथी विचारधारा या उससे प्रेरित विचारधारा माना जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी उसको दक्षिणपंथी विचारधारा माना जाता है। इंडिया की सरकार है उसको दक्षिणपंथी विचारधारा या उस और अग्रसर विचारधारा माना जाता है। तो भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि यूनाइटेड नेशन को सभी विचारधारा का सम्मान करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन एक लोकतांत्रिक संगठन है, तो वो ऐसा नहीं कि किसी एक विचारधारा पे अधिक झुका हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि हर एक विचारधारा को आप स्थान दीजिए। तो आप वामपंथी विचारधारा को स्थान देते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा को क्यों स्थान नहीं देते हैं? और तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट भारत ने यूनाइटेड नेशन में उठाया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्यों आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पाई है। काफी इंपॉर्टेंट है। भारत एक समझौता पेश किया था CCIT 1996 में, 1996 में, और आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस समझौता का पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। 1996 में CCIT भारत ने प्रस्तुत किया था UN में, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखिए होता क्या है, एक व्यक्ति जो आतंकवादी हो सकता है किसी के लिए, दूसरे के लिए वो आतंकवादी नहीं होता। मैं एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान से ही हम शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान जो है अफगान तालिबान भी लोगों को मारता है, लोगों की हत्याएं करता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अफगान तालिबान क्या है? हीरो है। पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान तालिबान भी है, TTP जैसे कहते हैं। तो पाकिस्तान तालिबान क्या करता है कि पाकिस्तानी सैनिकों को मारता है, पाकिस्तान में बम विस्फोट करता है, चीन के सैनिकों को मारता है। पेशावर में हुए जो स्कूल में घुस करके लगभग 116-17 बच्चों को मार दिया था। तो पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान तालिबान है वो दुश्मन है, वो टेररिस्ट है, लेकिन अफगान तालिबान उसके लिए हीरो है, जबकि दोनों का काम एक ही है। तो भारत भी कहता है कि आप जो है टेररिज्म को लेकर के मतभेद मत कीजिए। टेररिज्म गलत है तो गलत है, और टेररिज्म को फिक्स कीजिए। ऐसा नहीं कि जो आपके दिमाग के अनुसार काम करता है या आपके दिल के अनुसार काम करता है या आपकी सोच के अनुसार काम करता है वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट नहीं है, वो देशभक्त है, और जो आपकी सोच से विपरीत काम करता है वो टेररिस्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को हत्या करने का किसी भी संगठन को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या होगी तो वो सरकार देखेगी, आप क्यों देखेंगे? तो विश्व में यही होता है। जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हमास को ले लीजिए, या अभी सऊदी अरब पे जो देखिए मैं भूल रहा हूं एग्जैक्टली नाम, ओके, यमन की जो है एक संगठन है, जो अभी आप सभी को याद होगा कि सऊदी अरब पे और UAE पे जो है हमला करता था। उस संगठन का नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में याद दिलाइएगा क्या नाम है। हौती विद्रोही, सॉरी याद आ गया, हौती विद्रोही कहाँ के हैं? यमन के हैं। ये क्या करता था? UAE और सऊदी अरब पे जो है मिसाइल से अटैक किया है या मारा है वहाँ के लोगों को, सऊदी अरब के या UAE के लोगों को। अब ये हौती विद्रोही को अगर आप देखोगे तो ये जो है टेररिस्ट संगठन है किसके लिए? सऊदी के लिए। टेररिस्ट संगठन है UAE के लिए, लेकिन इसी हौती विद्रोही को समर्थन करता है ईरान। तो ईरान के लिए ये लोग हीरो है, राइट? मतलब एक ही संगठन, एक ही आतंकवादी संगठन किसी व्यक्ति के लिए हीरो होगा, किसी देश के लिए हीरो है, और दूसरे देश के लिए वो आतंकवादी है। तो ये डिफ्रेंसिएशन करना बंद कीजिए। आप आतंकवाद की एक निश्चित परिभाषा तय कीजिए, उसको मानिए, उसको रेगुलेट कीजिए। आतंकवाद का एक निश्चित परिभाषा होना चाहिए जो सबके लिए समान होना चाहिए। और आज तक 1996 से लेकर के आज तक यूनाइटेड नेशन असफल रही है, वो आतंकवाद की परिभाषा तय नहीं कर पाई है।
बेसिकली इस तीनों पॉइंट को रेज किया गया, इसको बाकी पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इस पर मैं सेपरेट चर्चा कर दूंगा। बेसिकली ये कुपोषण से संबंधित है, और बजट 2022-23 में भी जब मैं डिस्कस कर रहा था मैंने इसको चर्चा किया था कि कुपोषण एक अनिवार्य टॉपिक है, और कुपोषण को लेकर के सरकार ने इस बार भी बजट में प्रयास किया है। सरकार को अगर आप देखेंगे तो पोषण 2.0 की शुरुआत सरकार ने किया गया है कुपोषण को दूर करने के लिए। इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, रामानुजाचार्य के बारे में दिया गया है। सबसे तेज गति से विकास होगा, ऑलरेडी बजट का पॉइंट है, मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बजट में मैंने डिटेल से डिस्कस किया था इस टॉपिक को। भारत को अगले साल मिलेगा डिजिटल रुपया, बजट में डिजिटल रुपया की चर्चा किया गया है, जो कहा जा रहा है कि 2023 में मिलेगा। और सीड टेक्नोलॉजी के बिना कैसे होगी जीरो बजट, बजट जीरो। तो बजट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर के सरकार बढ़ावा दे रही है, लेकिन अगेन जब तक सीड टेक्नोलॉजी पे काम किया नहीं जाएगा, बीज पे काम नहीं किया जाएगा, तब तक जीरो बजट कैसे होगी। देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट चल रहा है कि दिसंबर 2021 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को लेकर के पहला सम्मेलन का अहमदाबाद में आयोजन किया गया, उसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने भी भाग लिया। इसमें बेसिकली 4 चरण है। पहला है पहला है बीजामृत, दूसरा है जीवामृत, तीसरा है मल्चिंग, और चौथा है वापसा। बीजामृत जो ये टॉपिक है या बीज को लेकर के जो पहला काम है उसको कह सकते हैं आप सीड टेक्नोलॉजी। तो जब तक सीड टेक्नोलॉजी पे ही काम नहीं किया जाएगा तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पे कैसे काम होगा, तो उसी को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया। चलिए इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए नहीं, आपको क्वेश्चन का आंसर भी मुझे बताना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 7.5 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय 35% बढ़ा करके 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया। पूंजीगत व्यय मतलब कह सकते हो कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सीरियस है, सरकार इस पैसा का काम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरकार पूंजीगत व्यय 2022-23 में के लिए जो है 7.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित की है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।